आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। दस जुलाई सोमवार के इवनिंग न्यूज एनालिसिस पॉडकास्ट दिन भर में आपका स्वागत। मैं हूं कुलदीप मिश्र। मॉनसून की बारिश से पूरा उत्तर भारत बेहाल है। दिल्ली में यमुना खतरे के निशान को पार कर गई है, लेकिन सबसे खस्ता हाल है हिमाचल प्रदेश का, जहां बीते एक हफ्ते में 18 लोगों की मौत मूसलाधार बारिश की वजह से हो चुकी है। क्या क्लाइमेट चेंज का पहला असर पहाड़ों पर दिखना शुरू हो गया है? यहीं से शुरू करेंगे आज का दिन भर। बारिश से सब्जियों के दामों में भी आग लगी है। टमाटर के साथ साथ डेली यूज की बाकी सब्जियों के दाम भी कई गुना बढ़ गए हैं। जमीनी हाल बताएंगे और ये भी कि कब तक मिल सकती है राहत। और फिर समझेंगे कि राजनीतिक हिंसा के मामले में पश्चिम बंगाल और बिहार की हालत देश में सबसे खराब क्यों है। और आखिर में बात होगी एक डॉक्यूमेंट्री की, जिसके बाद बीबीसी को सीरिया में बैन कर दिया गया है। वहां के शासक पर बीबीसी ने ड्रग्स व्यापार में शामिल होने के आरोप लगाए थे। पूरा केस समझेंगे और आखिर में भौचक सुनेंगे जमशेद कमर सिद्दीकी से। लेकिन पहले 60 सेकंड्स हेडलाइंस चेतना काला से। शुक्रिया कुलदीप। 7 राज्यों में बाढ़ और भूस्खलन से 56 मौतें। दिल्ली में बाढ़ का खतरे के निशान से ऊपर पहुंचा दिल्ली में यमुना का जल स्तर। पीएम मोदी ने हिमाचल और उत्तराखंड में सीएम से की बातचीत। बारिश के बाद की स्थिति का लिया जायजा। शरद पवार के खेमे ने स्पीकर से लगाई गुहार। 9 बागी विधायकों को निलंबित करने की मांग। मॉनसून सत्र से पहले 19 जुलाई को संसद भवन में होगी एनडीए की अहम बैठक। पीएम मोदी भी रहेंगे मौजूद। दिल्ली अध्यादेश पर अगले सोमवार को सुनवाई। एलजीबी देंगे नोटिस का जवाब। बंगाल चुनाव में 657 बूथों पर रीपोलिंग। हिंसा के बाद चुनाव आयोग ने लिया था दोबारा चुनाव का निर्णय। बिहार सीएम पर सुशील मोदी का हमला। कहा, लालू के हाथों ब्लैकमेल हो रहे हैं नीतीश। इस महीने भारत आएंगे श्रीलंका के राष्ट्रपति। 21 से 23 जुलाई तक भारत में रहेंगे। यह है दिन भर। मैं हूं कुलदीप मिश्र। मॉनसून की बारिश का इंतजार देश को रहता है, लेकिन अभी इतनी बारिश हो रही है कि वो आफत बन गई है। देश के पहाड़ी इलाकों से लेकर राजधानी और दूसरे मैदानी इलाके इससे जूझ रहे हैं। दिल्ली में यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। एनसीआर की कई सड़कें झील बनी हुई हैं। सबसे बुरा हाल पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश का है, जहां पानी में डूबे घर, टूटे हुए पुल और कागज की तरह पलटती और बहती हुई गाड़ियों के दृश्य आम हो गए हैं। हिमाचल प्रदेश में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। कई शहरों में बिजली गुल है। कल सोलन में 135 मिलीमीटर बारिश हुई, जिसने 50 साल पहले हुई 105 मिलीमीटर बारिश का रिकॉर्ड तोड़ दिया। सिर्फ हिमाचल प्रदेश में ज्यादा बारिश की वजह से बीते एक हफ्ते में 18 लोगों की जान जा चुकी है। पिछले 3 साल में बारिश से सबसे ज्यादा मौतें हिमाचल प्रदेश में ही हुई हैं। आज तक रेडियो रिपोर्टर आशुतोष मिश्र इस वक्त हिमाचल प्रदेश के मंडी में ही मौजूद हैं। आशुतोष, आप अभी जहां हैं, ग्राउंड के हालात बताइए कि क्या हैं, जान माल का कितना नुकसान रिपोर्ट हुआ है? सर, अब तक पूरे हिमाचल में कुल 18 लोगों की मौत दर्ज की गई है। यहाँ तक कि मंडी के आसपास एक आदमी जो है फ्लैश फ्लड में वो बहने की भी स्थिति आ गई थी, काफी बुजुर्ग थे। और अभी जो जहाँ तक जलस्तर की बात है, ब्यास का जलस्तर काफी ज्यादा है, क्योंकि पहाड़ों पर बरसात रुक नहीं रही। हालांकि अभी जो बरसात इंटेंसिटी है काफी कम है, लेकिन रुक नहीं रही है। और अगर ऐसा ही चलता रहा, रात भर बारिश होगी तो रात तक संभवतः जलस्तर और बढ़ेगा। और कुल्लू और मनाली में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। कुल्लू के आसपास तो कई सारे नदी किनारे जो घर थे, संपत्ति थी, वो सब बह गए हैं। कई सारे लोग वहां फंसे हुए हैं, लेकिन आ नहीं सकते, क्योंकि मंडी और कुल्लू मनाली को जोड़ने वाली जो सड़कें हैं वो बह गई हैं। और बाकी रास्तों पर इतना मलबा गिरा हुआ है लैंडस्लाइड की वजह से। और इसी वजह से सबसे बड़ी चुनौती आ रही है कि वहां तक गाड़ियां नहीं पहुंच सकती, यानी सड़क मार्ग पूरी तरह ठप हो चुका है। और एयरलिफ्टिंग के लिए जैसा मौसम चाहिए उस तरह का मौसम अभी खुल नहीं रहा है। तो चूंकि अगले 2 दिन बेहद महत्वपूर्ण है और जैसा मौसम होगा उसी पर निर्भर करेगा कि कैसे ये ऑपरेशन चलाया जाए। तो निचले इलाकों से लोगों को रेस्क्यू करके, इवैक्यूएट करके खाली जगहों पर ले जाया गया है। प्रशासन नजर बनाए हुए है, सभी एजेंसियां मिलजुल कर काम कर रही हैं। लेकिन चूंकि ऐसी बारिश कभी हुई नहीं है, इसलिए अपने आप में कई सारी चुनौतियां और मुसीबत ये लेकर के आए। अच्छा, एक चीज़ और जिसको लेकर के बात भी हो रही होगी और एक्सपर्ट्स के बीच भी ये बड़ी चर्चा का विषय है कि क्लाइमेट चेंज को लेकर अक्सर ये चेताया जाता रहा कि इसका सबसे पहला असर पहाड़ों पर दिखना शुरू होगा। अभी जो स्थिति है हिमाचल प्रदेश में, क्या उसे इस नज़र से देखा जा सकता है, देखा जा रहा है? और लॉन्ग टर्म में किस तरह के खतरे के तौर पर देखा जा रहा है इसको? देखिए, गलत बेमौसम बरसात, जगह जगह पर बाढ़
और सही से पानी का वितरण जैसे मानसून देखते नहीं होना, ये तो अपने आप में ही ग्लोबल वार्मिंग की निशानी है। और पिछले 2-3 सालों से हम ये देख रहे हैं कि खासकर हिमाचल का हिस्सा जो है, हालांकि आमतौर पर आपदाएं उत्तराखंड में ज्यादा आती हैं, लेकिन हिमाचल में भी अब तस्वीर देखी जा रही है। जैसे ये माना जा रहा है कि जिस तरह से अथाह कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, हाईवे बनाए जा रहे हैं, सड़कों को चीरा जा रहा है, तो उसके चलते पहाड़ों को चीरने की वजह से कहीं न कहीं उसकी एक प्रतिक्रिया जरूर दिखाई पड़ेगी। और वो कुछ हिस्सों में दिखाई पड़ा, हमने पिछले साल भी ऐसा ही नुकसान देखा, लेकिन इस साल आपदा कहीं ज्यादा है। तो कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं देखिए ग्लोबल वार्मिंग का असर तो है, इसी के चलते परिस्थितियां बदली हैं। और मौसम, वरना इस तरह जितनी बारिश पूरे मानसून में होनी है उसका आप समझिए 50-60% हिस्सा अगर सिर्फ 2-3 दिन में हो जाए तो कहीं ना कहीं ये चिंता की बात तो है, सवाल तो खड़े करती है। और विशेषज्ञ इस बात की चेतावनी देते रहे कि अंधाधुंध निर्माण कार्य आपने किया है, नदियों के रास्ते में आपने घर बनाए हैं, तो जब आप घर बनाएंगे पानी आएगा तो नदियां आपके घर में आएंगी ही आएंगी। ये थे मंडी से आशुतोष मिश्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों से बात की है। अगले 2 दिन हिमाचल प्रदेश के लिए बेहद नाजुक रहने वाले हैं। मौसम विभाग ने राज्य में रेड अलर्ट जारी किया है। लगातार बढ़ती बारिश का एक असर जेब पर भी पड़ रहा है, क्योंकि सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। टमाटर तो पहले से ही महंगा था, अब बाकी सब्जियों के दाम भी कई गुना हो गए हैं। नई कीमतें ऐसी हैं कि सुनकर ही पेट भर जाए। लखनऊ, दिल्ली और चंडीगढ़ जैसे शहरों में अदरक जो पहले 80 रुपये किलो थी, अब 300 रुपये किलो तक पहुंच गई है। भिंडी 20 रुपये किलो से बढ़कर 50 रुपये किलो हो गई है। धनिया के हाल भी इसी तरह हैं। सब्जियों के ये दाम भोजन की थाली को बेस्वाद और जेब को खाली कर रहे हैं। आज तक रेडियो रिपोर्टर समर्थ श्रीवास्तव इसी स्थिति का जायजा लेने लखनऊ की एक मंडी में पहुंचे और वहां उन्होंने लोगों से बात की। गृहिणी हमारे साथ जया सिंह जी मौजूद हैं। जया सिंह जी से मैं बात भी करूँ। ये 2 सब्जियां हैं, टमाटर और ये मिर्च, क्या भाव लाई थी? 200 रुपये किलो लेके आई हूँ टमाटर। और अदरक का रेट हो गया है 60 रुपये 70 रुपये पाव। तो जिसकी वजह से जो हमारी जनरल यूज की चीजें हैं, जैसे कि टमाटर हो गया, मिर्ची हो गई, धनिया हो गया, अदरक हो गया, ये जनरल हर चीज में पड़ती ही है। तो इनके दाम महंगे होने से किचन पे बहुत फर्क पड़ा है, बच्चों के डाइट पे भी बहुत फर्क पड़ा है। क्योंकि जो चीज हम 2-4 टमाटर डाल के बनाते थे, वो चीज अब हम 1 टमाटर डाल के बनाते हैं। क्वांटिटी कम कर दी, जिसकी वजह से टेस्ट में फर्क आ गया। और टेस्ट में फर्क आने की वजह से बच्चे खाना नहीं खा रहे। सब कहते नहीं कि सब्जी अच्छी मिली, वो घर पे ये कहते हैं मम्मी क्या यार आपने क्या बना दिया। अब बच्चों से क्या कहूँ कि पैसे नहीं है इसलिए टमाटर। माँ के लिए सबसे खराब सुनना यही होता है। हाँ, और बच्चे ये बोलते हैं मम्मी कितनी कंजूस हो गई हो। अब मम्मी, उन्हें क्या पता कि मम्मी कंजूस हैं कि सरकार महंगाई की वजह से। ऑल्टरनेटिव क्या ढूंढा है आपने, क्या कर रही हैं? ऑल्टरनेटिव क्या, अब हम तो आप सरकार से यही कहेंगे कि महंगाई कम कर दें, इसके अलावा और कोई ऑल्टरनेटिव है नहीं। हम चेंज की डिश खाना कुछ और बनाने लगी हूँ। को क्या डिश चेंज करें, आलू टमाटर के सिवा हम क्या कर सकते हैं? क्या नाम है आपका? उत्तम भाई, ये बताइए कि क्या जो सब्जियां हैं जो दाम बढ़ रहे हैं, पहले तो बताइए कितना दिक्कत हो रही है आपको? कई चीज़ों के रेट बढ़े हुए हैं, जैसे धनिया है, टमाटर है, अदरक है, मिर्चा है, नींबू, इन पे भी हाथ रखते नहीं बन रहा है। अब हम लोगों को देखिए, कस्टमर तो नहीं, अगर हम रेट रोज बढ़ाते रहेंगे तो हमारा तो धंधा यूँ भी चौपट हो जाएगा। हम नहीं चाहते कि रेट बढ़ा जाए, फिर भी हम लोग किसी तरह से इधर से उधर कट करके काम चला रहे हैं। क्या उसका रेट बढ़ाया आपने? नहीं, कोई रेट नहीं। रेट एक साथ कैसे, हम हर वक्त क्वांटिटी कम, क्वांटिटी नहीं है। हम लोग क्वांटिटी कम कर दें तो हमारे मार आपकी जेब में पड़ रही है। हाँ, मार हमारी जेब में पड़ रही है। अब कर क्या सकते हैं? अगर हम क्वांटिटी और क्वालिटी पे अगर जरा सा भी कुछ करेंगे तो हमारा बिजनेस चला जाएगा। हम सालों साल का बिजनेस करते हैं। कस्टमर कहेगा स्वाद नहीं आया। हाँ, स्वाद नहीं आया, और फिर उसको भागेगा, फिर शिकायतें आने लगेंगी। मैनेजर कहाँ तक मैनेज करेगा? तो हम लोगों को शिकायत ना आए, भले ही कुछ हो जाए, जेब से जाने दो। जैसे सावन का मार पड़ा हुआ है। अब चलते हैं समर्थ के पास, जिन्होंने इन लोगों से बात की। समर्थ, ग्राउंड पर आप मौजूद हैं। ये जो प्राइस हाइक है, जो इतनी महंगी सब्जियां हो गई हैं, बेचने वाले क्या कारण बता रहे हैं इसका? देखिए, बारिश और मानसून का इस तरह से आना बहुत बड़ी वजह है। और जो पहाड़ी इलाकों में जिस तरह से आप देख कि हिमस्खलन हो रहा है, वो एक बहुत बड़ा रीजन यहाँ पर बताया जा रहा है, जिसकी वजह से काफी फसलें चौपट हुई हैं, जिसका असर साफ तौर पर नॉर्थ ईस्ट में भी देखा जा रहा है। और सब्जी के दाम इस वक्त आसमान छू रहे हैं। टमाटर से लेकर अदरक, मिर्च और धनिया, ये सब वो सब्जियां हैं जो लगभग हर सब्जी में पड़ती भी है और ये लोगों को पसंद भी होती है, और इनके दाम लगभग डबल हो चुके हैं। टमाटर जो 2 महीने पहले आपको 20-30 रुपए किलो मिल रहा था, इस वक्त लखनऊ में 160 से 170 किलो मिल रहा है। तो इस वजह से परेशानी का सबब लगातार यहाँ बना हुआ है। अच्छा, क्या इस बात का अंदाजा है कि इन बढ़े हुए दामों से राहत कब तक मिल सकती है?
फिलहाल 1-2 हफ्ते तो मुश्किल है राहत मिलना, क्योंकि जिस तरह से बारिश का वेदर डिपार्टमेंट ने जारी किया है, अभी फिलहाल बारिश से राहत तो नहीं मिलनी है। और सही महीने से कहा जाए तो केवल दिल्ली नोएडा साइड ही ज्यादा बारिश अभी हुई है, अभी वेस्टर्न यूपी में हुई है, पर जो इधर का मेन उत्तर प्रदेश है यहाँ पर अभी बारिश उस लेवल से हुई नहीं जिस लेवल से होती है। तो माना जा रहा है कि अभी तो इस तरह से अच्छे दिन नहीं दिख रहे हैं सब्जियों के मामले में, और अभी जनता को 1-2 हफ्ते दाम कम होने के लिए और इंतजार करना पड़ सकता है। ये थे लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव। पश्चिम बंगाल में आज पंचायत चुनावों के लिए लगभग 700 बूथ्स पर दोबारा वोटिंग हुई और इस रीपोलिंग का कारण था राज्य में इन चुनावों के दौरान और उससे पहले भड़की हिंसा, वोट और राजनीति के नाम पर हुई हत्याएं। 8 जून को पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव अनाउंस हुए थे और तब से लेकर अब तक 36 लोगों की राजनीतिक हत्या वहां पर हो चुकी है। एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का डेटा बताता है कि राजनीतिक हत्याओं की लिस्ट में बिहार और पश्चिम बंगाल टॉप पर हैं। 2012 से 2021 तक बिहार में 124, पश्चिम बंगाल में 95 और झारखंड में 93 मौतें राजनीतिक वजह से हुई हैं। इस लिस्ट में सबसे अच्छा प्रदर्शन है तमिलनाडु, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश का। इस डेटा को समझने के लिए हमने बात की इंडिया टुडे डेटा इंटेलिजेंस यूनिट के शुभम सिंह से। शुभम, आपने ये पूरा डेटा एनसीआरबी का स्टडी किया है, क्या क्या इसके की टेक अवेज हैं? देखिए, जो आप जब भी राजनीति की बात करेंगे तो राजनीति में जो इलेक्शन होता है वो एक फेस्टिवल की तरह होता है, और जो डेमोक्रेटिक कंट्री है वहाँ पे अगर हम इलेक्शन की बात करें तो भी ये फेस्टिवल की तरह होता है। लेकिन जब हम बंगाल की बात करते हैं तो होता ये है कि ये जो फेस्टिवल है वो मातम में बदल जाता है। हर साल, चाहे वो स्टेट इलेक्शन हो, चाहे वो पंचायत इलेक्शन हो, वो लोकसभा का इलेक्शन हो, कोई भी इलेक्शन होता है तो वहाँ पे किसी ना किसी तरह की हिंसक झड़प देखने को मिलती ही है। तो अगर हम बात करें इस डेटा की तो ये डेटा साफ साफ बोल रहा है कि जब जब इलेक्शन आया है तब तब ट्रेंड जो किलिंग का है, पॉलिटिकल किलिंग का, वो बढ़ा है। और हाल ही में पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि पंचायत इलेक्शन की वजह से धीरे धीरे जो है नंबर ऑफ पॉलिटिकल किलिंग बढ़ते जा रही है। आपने बोला कि बिहार और बंगाल हमेशा टॉप पे रहते हैं, तो बिहार पिछले 10 साल 2021 तक, क्योंकि एनसीआरबी की जो डेटा है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो डेटा निकालती है, उसके हिसाब से 2021 तक में बिहार ऊपर है। लेकिन हम पिछले 2 दशकों की बात करें, 20 साल की बात करें, तो वापस से बंगाल ही ऊपर आ जाएगा, बिहार नहीं रहेगा। बिहार इस 10 साल में ऊपर आया है, बट अगर हम उससे पहले की बात करें तो हमेशा से बंगाल ही ऊपर रहा है। अच्छा, ये भी बताएं कि बिहार और पश्चिम बंगाल में हालात इतने ख़राब क्यों हैं, वो इस लिस्ट में टॉप पर क्यों हैं? देखिए, मैं लेके जाना चाहूँगा इस चीज़ को बंगाल के विभाजन पे। बंगाल जब विभाजन हुआ था 1905 में, जब 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, तब भी बहुत तरीके की हिंसक झड़प, जो राजनीतिक भी थी, सामाजिक भी थी, इस तरह की झड़प हुई थी। और बंगाल में एक पार्टी स्टेट, अगर राजनीतिक के टर्मिनोलॉजी के हिसाब से बात करें तो एक पार्टी स्टेट, जब सीपीएम रूल पे आई तो वहाँ पे पार्टी स्टेट बोलने जाने लगा। पार्टी स्टेट क्या होता है? वहाँ पे जो अधिकारिक होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, जो पुलिस होती है, वो सब एक पार्टी के होने लगते हैं धीरे धीरे। उनकी जो आइडियोलॉजी है, जो सोचने की एक अपनी आइडियोलॉजी होती है ना, वो एक पार्टी से रिलेटेड हो जाती है। और हमेशा से एक हिंसक वाली जो उनके अंदर है ना, वो छवि रह गई, क्योंकि वो पार्टी स्टेट हो गई थी। धीरे धीरे हालांकि वो आंकड़ा घटता गया, लेकिन आज भी वहाँ के लोगों के अंदर एक वो राजनीति को लेके वो जो हिंसा है, वो झड़प है, वो आज भी रह गई है। इसलिए अगर आप टॉप 10 स्टेट्स कभी भी देखोगे ना, तो वो एक बेल्ट दिखेगा, झारखंड, बंगाल, बिहार, ये जो उधर के इलाके हैं ना, वहाँ पे ही राजनीति हमेशा से एक हिंसा का मुद्दा बनी हुई है। जब भी आप इलेक्शन आए या कोई भी ऐसी पॉलिटिकल बड़ी वहाँ पे उछल पुछल होती है, तो वहाँ पे आपको हिंसा देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो पश्चिम बंगाल पंचायत चुनावों के दौरान हुई हिंसा की जांच के लिए बीजेपी ने भी अपनी तरफ से 4 सदस्यों की समिति का गठन किया है, जिसकी कमान पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद को दी गई है। बता रहे थे शुभम सिंह। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन यानी बीबीसी फिर से चर्चा में है, और चर्चा में है नशीले पदार्थ कैप्टागॉन ड्रग और कोकेन की वजह से। कोकेन जो एक नाबालिग लड़की खरीदती रही बीबीसी के एक एंकर से, और एंकर उसकी न्यूड फोटोज़ के बदले उसे 3 साल तक पैसे देता रहा। अब बीबीसी ने अपने उस एंकर को सस्पेंड कर दिया है, लेकिन बीबीसी पर बात करने की आज जो हमारी वजह है वो है कैप्टागॉन ड्रग, जिसकी भयानक लत लगती है। इसे लेकर बीबीसी ने एक बड़ा खुलासा किया था
जिसके बाद सीरिया ने बीबीसी के पत्रकारों की अपने यहाँ मान्यता ही खत्म कर दी है और बिना मान्यता के कोई विदेशी पत्रकार किसी देश में रिपोर्टिंग नहीं कर सकता। लिहाजा बीबीसी के लिए सीरिया के दरवाजे बंद हो गए हैं। सीरिया ने बीबीसी की मान्यता खत्म करते हुए कहा है कि बीबीसी पक्षपात से भरा हुआ है और भ्रामक रिपोर्ट करता है। वहीं बीबीसी का दावा है कि वो निष्पक्ष है और स्वतंत्र पत्रकारिता करता है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि बीबीसी ने हाल में जो कैप्टागॉन नाम के नशीले पदार्थ पर अपनी इन्वेस्टिगेटिव डॉक्यूमेंट्री बनाई थी और ड्रग्स के कारोबार में जिस तरह सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद के परिवार और वहां की सेना के सीनियर ऑफिसर्स की भूमिका को हाईलाइट किया था, वो सीरियाई सरकार को नागवार गुजरा। बीबीसी की इस रिपोर्ट में ड्रग्स के इस बिजनेस को लेकर और क्या कहा गया है, वहां के राष्ट्रपति और उनके परिवार की इस कारोबार में क्या दिलचस्पी है, पूछा मैंने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर अमिताभ सिंह से। देखिए, बीबीसी ने जो रिपोर्टिंग की है वहाँ के एक्सटेसी ड्रग कहते हैं उसको, या पार्टी ड्रग भी कहते हैं, एम्फेहेटामाइन उसका केमिकल नेम है। वो बेसिकली केमिकली प्रोड्यूस होता है, यानी लैब में प्रोड्यूस होता है। कोई जिस तरह अन्य मादक पदार्थ जैसे अफगानिस्तान या और भी जगहों से उपजाया जाता है वैसा नहीं है। और इसके लिए बहुत इलेबोरेट व्यवस्था नहीं चाहिए होती है एक लैब में, जहां मतलब सरकार की देखरेख में या सरकार से छुप के बनाया जा सकता है। तो ये पूरी दुनिया में बैन है और इस ड्रग का उच्च वर्ग के, धनाढ्य वर्ग के लोग, अभिजात वर्ग के लोग पार्टी ड्रग्स की तरह इस्तेमाल करते हैं और ये लगभग पूरी दुनिया में एक तरह से इस पर बैन है। और सीरिया में इसका ट्रेड होता है और हम सब जानते हैं कि सीरिया इन दिनों गृह युद्ध की जैसी स्थिति से गुजर रहा है और आय के साधन बहुत कम हो गए हैं। ऐसे में सीरिया के राज परिवार से या सीरिया के प्रेसिडेंट के फैमिली से ऐसा आना कोई नई बात नहीं है। बात यह है कि वहाँ जो एक्सटेसी ड्रग है उसको बेचा जा रहा था और पूरी दुनिया उसकी खरीदार बन रही थी। खासकर इजराइल में ये बहुत फल फूल रहा था और कई भी अरब वर्ल्ड में लोग इसको खरीद रहे थे। लेकिन इसका इम्प्लीकेशन बीबीसी पे क्या होगा ये तो बहुत मुश्किल है कहना, क्योंकि अभी भी सीरिया फ्रीडम ऑफ प्रेस इंडेक्स में 180 में से 175वां रैंक है उसका, यानी वहां फ्रीडम ऑफ प्रेस खत्म है। तो बीबीसी को खत्म कर दे या कोई भी ऐसी न्यूज एजेंसी को खत्म कर दे, कोई न्यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तानाशाही है और जैसे हालात हैं वहां, सीरिया के शासक किसी को नहीं सुनते। अमिताभ जी, एक सवाल और कि निरंकुश सरकारें जो होती हैं उनके शासन में ड्रग्स का बिजनेस इतनी तेजी से फलता फूलता कैसे है? तानाशाही जहां भी होती है, आपने भी देखा है, वहां कंट्रोल किसी अपर अथॉरिटीज का नहीं रहता है वहां के लोगों पर या वहां की जो एलिट हैं, जो उनका अभिजात वर्ग है, उन पर। सीरिया में इस तरह के जो एम्फेटामाइन या एक्सटेसी ड्रग पाया गया है वो सिर्फ सीरिया में ही नहीं बनाया जाता। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि पूरे लैटिन अमेरिका से कनाडा और अमेरिका में उसको बेचा जाता है इलीगल रास्तों से। तो लैटिन अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका आप देखेंगे ज्यादातर तानाशाह शासकों द्वारा ही शासित राज्य हैं। तो ऐसे में सीरिया का में ये पाया जाना कोई असमंजस या एक कोई नई स्थिति नहीं पैदा करती, बस सिर्फ ये दिखाती है कि तानाशाही में ऐसी व्यवस्थाएं फल फूल सकती हैं जिनका उस राज्य से को फायदा हो और अन्य राज्यों को अगर नुकसान भी हो रहा है तो उनको उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि पब्लिक ओपिनियन या इंटरनेशनल ओपिनियन उनके लिए मैटर नहीं करता। ये थे प्रोफेसर अमिताभ सिंह। अलग अलग दावों में कहा गया है कि सीरिया के कैप्टागॉन कारोबार की कीमत 50,000 करोड़ से 5 लाख रुपए के बीच हो सकती है। और अब भौचक की बारी है, लेकर आ गए हैं जमशेद कमर सिद्दीकी। सोचिए कि आप हवाई जहाज में बैठे हों, फ्लाइट बस टेक ऑफ करने ही वाली हो, लोग अपना कैमरा खिड़की की तरफ करके टेक ऑफ का वीडियो बनाने वाले हों कि तभी अचानक कॉकपिट से पायलट की आवाज आए कि भाइयों बहनों, मैं आपका पायलट बोल रहा हूँ, एक छोटी सी दिक्कत हो गई है, असल में जहाज का वजन थोड़ा ज्यादा हो गया है, तो इसलिए आप में से कुछ भारी लोग जहाज से उतर जाएं ताकि प्लेन उड़ सके। ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? आपका तो पता नहीं, लेकिन मैं तो भाई फौरन उतर जाऊंगा। जिस फ्लाइट में टेक ऑफ से पहले यूं डराया जा रहा है कहीं आसमान में जाने के बाद कह दें कि भाई वजन अभी भी ज्यादा है, इसलिए मजबूरी में हमें कुछ और लोग नीचे भेजने पड़ेंगे। आपको ये कोई चुटकुला लग रहा होगा, लेकिन ऐसा हुआ है। ब्रिटिश एयरलाइन जिसका नाम है ईजी जेट, उसमें यह मामला सामने आया। तारीख थी 5 जुलाई और फ्लाइट जा रही थी लिवरपूल से लेंज़ोटे तक, जो कि स्पेनिश आइलैंड है। पहले तो आपको सुनाते हैं पायलट का वो अनाउंसमेंट जो उसी फ्लाइट का है, सुनिए।
आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब यहाँ आए, लेकिन क्योंकि आप सभी लोग बहुत ज़्यादा हैं इसलिए जहाज़ कुछ भारी हो गया है और लेंजार्टे का रनवे भी काफ़ी छोटा है। हवाएं भी तेज चल रही हैं, जो कि अच्छी बात तो नहीं है। मैंने ईजी जेट की हमारी ऑपरेशंस टीम के साथ बात की है। उनका कहना है कि इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए हमें इस हवाई जहाज़ को हल्का करना पड़ेगा। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि 20 लोग अपनी मर्जी से ही जहाज़ से उतर जाएं, ताकि जहाज़ हल्का हो जाए। जो लोग ऐसा करेंगे उन्हें कुछ इंसेंटिव भी मिलेगा। अभी जो जानकारी हमें मिली है ईजी जेट की तरफ से, उसके मुताबिक जो लोग उतरेंगे उन्हें 500 यूरोज दिए जाएंगे। मैं जानता हूँ आप लोगों के पास बहुत सारे सवाल होंगे, लेकिन अभी जो है यही है। फ्लाइट नंबर EZY3364 रात को 9:45 पर टेक ऑफ करने वाली थी और तभी ये ऐलान हुआ। ईजी जेट के प्रवक्ता ने बाद में मीडिया से बात करते हुए बताया कि इस घोषणा के बाद 19 लोगों ने खुद से ही उतरने में दिलचस्पी दिखाई और बाकी लोग बैठे रहे। जो नहीं उतरे उन्हें उतारा भी नहीं जा सकता था। हालांकि ये वादा किया गया था कि जो उतरेगा उसे इनाम भी दिया जाएगा और बाद की फ्लाइट से भेजा जाएगा। पर खैर, अच्छी बात यह है कि सब कुछ अच्छे से निपट गया। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले समय में हवाई जहाज और ज्यादा एडवांस हो जाएंगे। तब जब हवाई जहाज का वजन ज्यादा होगा तब पायलट कॉकपिट से इतनी लंबी बात नहीं कहेगा, बस ये कहेगा कि पैसेंजर्स, आपकी सीट के सामने एक लाल बटन है, और फिर कुछ देर बाद बताएगा कि उसे नहीं दबाना था। जमशेद कमर सिद्दीकी, आज तक रेडियो। तो आज तक रेडियो पर दिन भर में आज इतना ही। हमारे पॉडकास्ट आपको कैसे लगते हैं आप हमें बता सकते हैं radio@aajtak.com पर।